हाँ जी, हेलो एवरीवन। चलिए सर, विल बी रिवाइजिंग द एंटायर कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम हैंडरिटन नोट्स. These handwritten notes are exclusively framed on the basis of your ICAI study material. Companies Act 13, I'll be trying to cover this particular lecture in another 1.5 hours का मेरा प्लान है. इतने में मुझे इस लेक्चर को कवर अप करना है. प्लस सर, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज इज 13 मार्क्स अलोन. सिंगल चैप्टर विल बी गिविंग यू 13 मार्क्स. दिस चैप्टर इज अ बिट लेंथी चैप्टर, but we'll be discussing in such a way that by the end of the today's class, this particular chapter of 13 marks will be exclusively on your grip. So let's start with the very basic concept introduction. हमारा old companies act कौन सा था? हमारा old companies act था 1956, और उसके बाद हमारा कौन सा companies act आया? उसके बाद हमारा कंपनीज एक्ट आया है 2013. इस कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस है. डोंट वरी, हमारे सिलेबस में अभी 470 नहीं है, फाइनल तक मिला के पढ़ना है. फाउंडेशन इंटर फाइनल मिला के आप लोग 470 सेक्शंस पढ़ोगे, जो कि 7 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है. चैप्टर्स की बात करें तो 29 चैप्टर्स में ये एक्ट डिवाइडेड है. हाउएवर हमको तो इंट्रोडक्टरी फेज पर है, तो इतना हमको लोड नहीं है. कंपनीज एक्ट 13 क्यों लाया गया? सबसे पहले बहुत सारे रेगुलेशंस थे, उनको सिंप्लीफाई करना था. माइनॉरिटी इन्वेस्टर जो 1 या 2% शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, उनको कंपनीज की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना था, और हमको विसिल ब्लोअर्स के लोन को लेजिस्लेट करना था. ये कंपनीज एक्ट 13 सर किन किन लोगों के ऊपर लगता है? ये कंपनीज एक्ट 13 किन किन लोगों के ऊपर लगेगा सर? सबसे पहले वो कंपनीज जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई. द कंपनीज इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 1956 प्लस ऑल द कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 13, सबके ऊपर कंपनीज एक्ट 13 लगेगा. दूसरा सर, ये एक्ट लगेगा इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी. ये एक्ट लगेगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी, पर हाउएवर अगर कोई प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है विद इंश्योरेंस एक्ट 1930 एक्ट एंड IRD एक्ट 1999, तो अगर इनकंसिस्टेंसी है तो आप उन एक्ट्स को फॉलो करो. अदरवाइज अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन इंश्योरेंस कंपनी पे लगेंगे. नेक्स्ट सर, ये एक्ट बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी पूरा का पूरा लगेगा. हाउएवर वहीं पर भी जहां पर प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है, अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ, तो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करो. एल्स गो फॉर कंपनीज एक्ट. ऑल प्रोविजंस विल एज इट इज अप्लाइड टू banking companies also. And the last one is companies engaged in generation or supply of electricity. The companies which are generating or the companies which are generating as well as supplying the electricity, except जब इसके provisions inconsistent हैं with Electricity Act 2003, तो you follow the Electricity Act 2003 for the inconsistent provision, and for the rest of the provisions you just have to follow Companies Act 13. Also sir, any other company which is governed by special act for timing in force, अगर कोई notification आता है timing in force, कोई special act से कोई company govern होती है, अगर वो company है तो उस पे Companies Act 13 के सारे provisions as it is लगेंगे. और वो body corporate जो इनकॉर्पोरेट हुई है फॉर टाइमिंग इन फोर्स, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई करा है इस बिहाफ पे कि इनके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे, तो उन सारी कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 13 के प्रोविजन लगेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. सबसे पहला कौन सा सर? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन 1956 इन 2013. Next is insurance company, banking company, electricity company, except where their provisions are inconsistent with their respective acts. Any other company governed by any special act and such body corporate which are incorporated by for any act for time being in force, उनके ऊपर अगर वो कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर हुई है, उन पर कंपनीज एक्ट 13 के सारे प्रोविजंस एज इट इज लगते हैं. मूविंग फर्दर, कंपनी होती क्या है सर? कंपनी का मतलब होता है सर, कंपनी वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में या फिर किसी प्रीवियस कंपनीज लॉ अगर कभी रहे हुए हो 1956 या उससे पहले कोई लॉ है, अगर वहां से इनकॉर्पोरेट होकर आई है, वो सारी कंपनीज को हम लोग कंपनीज बोलेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करें तो सर 1 2 3 4 5 फीचर्स पढ़ने हैं, तो नोट्स में हम लोग यहां पर 5 लिख लेते हैं. सबसे पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी. हर कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन, सालों साल तक कंपनी चलती रहेगी. लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की. ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है और चाहे तो एक कॉमन सील ले सकते हैं. तो 5 फीचर्स पढ़ने हैं. सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी. जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो इट इज क्लॉथ्ड विद द लीगल पर्सनालिटी ऑफ कंपनी, हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. जो एक ह्यूमन बीइंग को राइट्स एंड पावर्स है वो सारे कंपनी को होते हैं. कंपनी का एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट होता है,
सेपरेट होता है फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स आर डिफरेंट एंड द कंपनी इज डिफरेंट। व्हाट कैन अ कंपनी डू? कंपनी कैन डू ऑल सच थिंग्स। सबसे पहला, कंपनी कैन ओन द प्रॉपर्टी, have a bank account, raise loan, incur liability, enter into contract। सर कैसे याद करें? हमने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी, हमने बैंक अकाउंट खुलवाया, फिर लोन लिया, लोन लेते से लाइबिलिटी इनकर हो गई, और लोन लेने के लिए ऑफ कोर्स हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, तो वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी ये 5 काम कर सकती है। हाउएवर अ कंपनी इज एट लॉ पर्सन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू एमओए। कंपनी मेंबर्स से भी अलग है, कंपनी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से भी अलग है। मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ, कंपनी के अगेंस्ट राइट, कंपनी के अगेंस्ट लाइबिलिटी भी इनकर कर सकते हैं। मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है क्योंकि मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। मेंबर कंपनी को लोन भी दे सकता है क्योंकि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। अदरवाइज आप आपको अपने आप को लोन दे सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं सर। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी सिर्फ क्रेडिटर्स सू कर सकते हैं, मेंबर सू नहीं करेगी। हम लोग केस लॉज इस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट 13 के और सारे के सारे एक्ट्स के रिवीजन में केस लॉज अलग से डिस्कस करेंगे। केस लॉ का लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए सर, नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं मेंबर्स आ जाए या मेंबर्स चले जाए, मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी विल गो ऑन अंटिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द एक्ट। एक्ट के जो ग्राउंड्स है उसके जब तक वो ग्राउंड्स नहीं आएंगे तब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। जो भी शेयर्स है वो इंडेफिनेटली अपने हाथ बदल सकते हैं, मुझसे, आपसे, आपके पास से बी के पास, बी से सी, सी से डी, ई एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक भी चले जाएंगे शेयर्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन लॉ ने इसको क्रिएट करा है, तो लॉ ही इसकी लाइफ को एंड कर सकता है। एक ह्यूमन बीइंग नेचुरल बर्थ लेता है और एक नेचुरल डेथ भी लेता है। कंपनी को बनाया हमने लीगल प्रोसेस से, तो कंपनी वाइंड अप भी कौन करेगा? लीगल प्रोसेस से करेगा। एक कंपनी में 7 मेंबर्स थे, सबके सब मर गए एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में, उसके बाद भी कंपनी जिंदा रहेगी क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी जो मेंबर्स की होती है वो डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है। 3 गोले ध्यान रखने हैं हमको। सबसे पहला लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ऑन दी अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, इन शेयर्स पर मैंने 8 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुके था। मुझे आई जस्ट हैव टू पे 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज which is 20,000 rupees, तो I have to pay just 20,000 rupees। कंपनी को अगर 50,000 करोड़ का भी नुकसान हो गया, I am just liable to pay 20,000 rupees which is amount unpaid on my shares। That's it, members की liability limited to the amount unpaid on shares। However, in case of company limited by guarantee, जितनी मैंने गारंटी दे रखी है उतना मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो जितनी मैंने गारंटी दे रखी है उतना मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड कंपनी है सर, तो अनलिमिटेड कंपनी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्रैक्टिकली ऐसी कंपनीज में कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नेचुरल लीगल पर्सन नहीं, लीगल है बट आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है। इधर ध्यान दे दो प्लीज। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि उसको लॉ के प्रोसेस से बनाया है। कंपनी इज अ पर्सन सिंस इट लॉस विद राइट ऑफ इंडिविजुअल। ये एक लीगल और जुडिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है। तो कंपनी क्या कर सकती है सर? अभी अपन पढ़ के आए सर, प्रॉपर्टी खरीदेगी, बैंक अकाउंट खुलाएगी, लोन लेगी, लाइबिलिटी इंटर करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक पॉइंट और नया है, कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है। अ कंपनी कैन डू व्हाटएवर अ इंडिविजुअल कैन डू, अ कंपनी कैन डू ऑल सच थिंग्स। बट सर, कंपनी 4 काम नहीं कर सकती है। सबसे पहला, जेल नहीं भेज सकते हो, ओथ नहीं दिला सकते हो, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूं, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती है। कंपनी की शादी नहीं होगी और कंपनी कोई लर्न प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं करेगा, लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा कोई लर्न प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं करेगा। व्हाट अ कंपनी कैन डू, कंपनी कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू, हाउएवर एक्सेप्ट दीज थिंग्स, सेंड टू जेल, टेक ओथ, मैरी एंड प्रैक्टिस द लर्न्ड प्रोफेशन। चलिए सर, उसके बाद कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू एक्ट करती है। और ये ह्यूमन एजेंसी का नाम क्या होता है जिसके थ्रू वो एक्ट करती है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आर द सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हु एक्चुअली रन्स द कंपनी। डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज एजेंसी बट
आर दी नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट हैं, मेंबर्स के एजेंट नहीं है। कंपनी का एमओए एओए जैसा बोलेगा वैसा डायरेक्टर्स करेंगे, मेंबर जैसा बोलेगा वैसा डायरेक्टर्स नहीं करेंगे। डायरेक्टर किसी भी चीज को ऑथोराइज करने के लिए या तो खुद कर सकते हैं या कॉमन सील लगा के कोई भी फॉर्मल एक्ट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि हमने इस चीज को ऑथेंटिकेट करा है। देयरफॉर अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो यहां से सर पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारे पॉइंट्स आपको लाइन से लिखना है और लास्ट में लिखना है देयरफॉर अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पांचवा फीचर था कंपनी का कॉमन सील। कॉमन सील मतलब हर कंपनी के पास एक कॉमन सील हो सकती है। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो कि अफिक्स करता है वो ऑफिसर जिसके पास ये कॉमन सील रहती है। हाउएवर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में और वहां पर बोल दिया अब ऑप्शनल है, आप चाहो तो कॉमन सील लो, आप चाहो तो कॉमन सील ना लो। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है सर? कॉर्पोरेट वेल एक पतली सी लेयर होती है जो मेंबर्स को कंपनी से अलग करती है, यानी ये पतली सी लेयर, ये वेल शील्ड देती है मेंबर्स को। मेंबर्स कंपनी की लाइबिलिटी से बचे रहते हैं। जैसे हम हेलमेट पहनते हैं तो इट शील्डेड आवर ब्रेन, आवर हेड, आवर नोज, माउथ, आईज एंड ऑल, वैसे ही सर कॉर्पोरेट वेल बचाती है मेंबर्स को कंपनी की लाइबिलिटी से। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट जिसने कंपनी को सेपरेटली आइडेंटिफाई करा है मेंबर्स से। कॉर्पोरेट वेल का मतलब है कि कॉन्सेप्ट होता है दैट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटीज कनेक्टेड टू कंपनीज एक्शन। मुझे प्रोटेक्शन मिलती है, कंपनी कोई भी एक्शन ले मेंबर्स पे कोई बात नहीं आएगी। अगर कंपनी ने कोई डेट इनकर करा है, कोई लॉ को तोड़ा है, कॉर्पोरेट वेल लग जाएगा और मेंबर्स एंजॉय करते हैं कॉर्पोरेट इंसुलेशन। आपने देखा है कुछ ठंडे गर्म पानी की बॉटल्स आती है, आप सिल्वर कलर की वो जो बॉटल आती है स्टील की, उसमें ठंडा पानी भर दो तो ठंडा रहता है, मतलब बाहर के टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, तभी उसको इंसुलेटेड बोलते हैं। जो है हम हमारे में मस्त हैं। वैसे ही यहाँ पर मेंबर्स भी कॉर्पोरेट इंसुलेशन एंजॉय करते हैं। वो बोलते हैं हमको बाहर की चीजों से मतलब नहीं, हमको कंपनी से कोई मतलब नहीं, कंपनी कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल एक्ट करे, लाइबिलिटी इनकार करे, लॉ को ब्रेक करना है करे, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। Moving further with another case law, Salomon versus Salomon Company Limited, we'll discussing separately in our केस लॉ वाला लेक्चर, क्योंकि ये सारे केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहीं से रेफर करने हैं। चलिए सर, लिफ्टिंग ऑफ द वेल, अब क्या होगा सर? कॉर्पोरेट वेल का फायदा उठा के मेंबर्स कई चीजें गलत करेंगे और बोलेंगे सर कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर सर इस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी, यानी सर हम कॉर्पोरेट वेल उठा के साइड से झांक के देखेंगे एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हम लीगल फेसिड समझेंगे, हम एक्चुअल सीन समझेंगे, एक्चुअल फेस समझेंगे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी समझेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि ये चीज के में फ्रॉड मेंबर्स ने करा है या नहीं करा है। लिफ्टिंग ऑफ वेल मींस लुकिंग बिहाइंड द लीगल पर्सन। एग्जैक्टली इस सीन के पीछे हाथ किसका है वो समझना पड़ेगा। एंड डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पेइंग रिगार्ड टू द रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फेस। लीगल फेस के बिहाइंड जो रियलिटीज है उसको देखते हैं। पहला है सर कब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा? सर मेजरली कॉर्पोरेट वेल जब लिफ्ट होगा जब कोर्ट समझेगा कि जरूरी है मेंबर्स और मैनेजर्स के लिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना, तब करेगा। और कुछ एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा, जहां पर क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप से ज्यादा क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल देखना पड़ेगा। कोई कंपनी है जिस पर मोदी जी की शेयर होल्डिंग नहीं है पर मोदी जी का कंट्रोल है, तो कॉर्पोरेट वेल उठा के देखेंगे एक्चुअली इस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, भले ओनरशिप नहीं है। कोई बहुत बड़ी ब्रांड है, उसको कोई गलत मेडिसिन बनाना है, वो अपने नाम पर नहीं बना सकता, उसने कोई दूसरी कंपनी में बनाना स्टार्ट करा जिसमें मेंबरशिप नहीं है पर कंट्रोल पूरा हमारा है, क्योंकि मेंबरशिप शो कर देंगे तो ऑन पेपर हम ओनर बन जाएंगे। तो ऐसे केसेस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा, लिफ्ट होके देखेंगे कि लीगल फेस किसका है पीछे। तो सर ऐसे केसेस जहां पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा, सबसे पहला है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी हमको ये पता करना है कि कंपनी अपनी को एनिमी है या कंपनी अपनी फ्रेंड है। कंपनी अपनी एनिमी कंपनी है या अपनी फ्रेंड कंपनी है, इसमें मैं केस लॉ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है।
The leading case in this point is the public interest is not likely jeopardy. The court may be willing to crack corporate shell, but it may render whether the company is a enemy company. तो इस केस लॉ के थ्रू एनिमी कंपनी का कॉन्सेप्ट आया था. एंड व्हाट इज अ एनिमी कंपनी? कंपनी इज कैरेक्टराइज एज एनिमी कंपनी अगर उसके अफेयर्स कौन कंट्रोल कर रहा है? वो पीपल जो एनिमी कंट्री है, जिस कंट्री के साथ अपनी लड़ाई चल रही है, उस कंट्री के लोग अगर इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे लिए ये वाली कंपनी क्या हो जाएगी? एनिमी कंपनी. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल कर रही है चाइना के किसी बंदे को, चाइना के बंदा किसी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, चाइना से अपना वॉर चल रहा है, तो अपने लिए एबीसी कंपनी क्या हो गई? एक एनिमी कंपनी. तो सर कॉर्पोरेट वेल को उठा के देखा जाएगा, रियल कंट्रोल किसके पास है? फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्ट में एग्जामाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन हु आर रियली बिहाइंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. चलिए सर, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि कॉर्पोरेट विल कब उठा जाएगा? जब हमको डिटरमाइन करना है कि कंपनी हमारी एनिमी कंपनी है या फ्रेंड कंपनी है. दूसरा है सर केस टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्सेस. सर बहुत ज्यादा टैक्स प्लानिंग्स होती है कंपनी के केस में, तो जब हमको रेवेन्यू या टैक्स को प्रोटेक्ट करना है, रेवेन्यू मतलब आप समझ लो टैक्स का इनफ्लो गवर्नमेंट के पास, तो अगर हमको उसको प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे सर? हम कॉर्पोरेट विल उठा के देखेंगे एग्जैक्ट कंट्रोल किसके पास है. कुछ मैटर्स जहां पर लॉ कंसर्न रिलेटेड टू टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प, जब पर्टिकुलरली क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इशू हो तो हम उठा के देखेंगे. केस लॉ था एस बर्डनसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का. दूसरा केस लॉ है जब कॉर्पोरेट एंटिटी ने यूज करा है टैक्स को बचाने के लिए, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस था, तब भी उठा के देखेंगे. इसमें हुआ ये था कि एसएससी ने सर बहुत इनकम कमाई थी डिविडेंड और इंटरेस्ट के थ्रू, तो उसने क्या करा? बहुत सारी कंपनीज खोल ली और उसमें शेयर्स परचेज कर लिए उसकी इनकम से बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. मुझे 50 लाख का डिविडेंड इंटरेस्ट आया था, उस 50 लाख से मैंने दूसरी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए. द इनकम वाज ट्रांसफर्ड बैक टू एसएससी बाय वे ऑफ लोन. मैंने अपने 50 लाख वहां पर इन्वेस्ट करे, 50 लाख के शेयर खरीदे, 50 लाख कंपनी के बैंक अकाउंट में गए, 50 लाख की कंपनी ने मुझे इधर से वापस से बैंक लोन दे दिया. ठीक है, बैंक लोन दे दिया. अब मैं बैंक लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है तो मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, मतलब मेरा एक तरीके से प्रॉफिट कम हो गया, मेरा टैक्स कम हो गया. The income was transferred back to SSC. The court decided that the private companies were a shame and corporate will को लिफ्ट करके रियल ओनर दिखाया गया और बोला सर ये तो आपकी ही इनकम है. ये दिनशॉ मैनिक जी पैटिट का केस लॉ था. और हम सारे केस लॉ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. यहाँ बहुत रेलिवेंट है, इसके बिना प्रोविजन डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने करा. तीसरा है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस. कई बार सर लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए भी कोर्ट क्या करेगा? कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेगा और लीगल ओनर्स देखेगा एग्जैक्टली कौन लीगल ओनर्स इस पर्टिकुलर चीज के बिहाइंड है और कौन इसके बिहाफ पे काम कर रहा है. चौथा केस है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट. हमने कुछ सब्सिडरी कंपनी बना ली जिसको हमारे एजेंट के फॉर्म में काम करा रहे हैं, तो फिर कुछ भी होगा तो सब्सिडरी रिस्पॉन्सिबल है. पर नहीं सर, सब्सिडरी चलाता तो होल्डिंग ही है, तो हम रियल ओनर्स देखेंगे, कंट्रोल देखेंगे किसके ऊपर है, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि सब्सिडरी रिस्पॉन्सिबल है या फिर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल है. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कंपनी अगर फॉर्म हुई है फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट एनी लॉ, तो उन केसेस में भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगी. इन 5 केसेस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होती है. सबसे पहला केस मैं वापस एक बार कवर अप कर रहा हूं. सबसे पहला केस वो था जब हमको कैरेक्टर कंपनी का समझना है कि वो एनिमी कंपनी है या फ्रेंड कंपनी है. दूसरा था टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्सेस. तीसरा था सर टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस. चौथा था फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट. एंड द फिफ्थ वाज कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट एंड टू डिफीट लॉ. लॉ को डिफीट करना है, कंडक्ट इम्प्रॉपर करना है या फ्रॉड करना है, इसलिए अगर आपने कंपनी फॉर्म करी है तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा. चलिए सर कंपनी का क्लासिफिकेशन समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी 3 टाइप की कंपनी होती है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ऑन द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर. जितना मेंबर्स को अमाउंट देना है सिर्फ वो उतने के लिए ही लायबल रहेंगे. तो सेक्शन 222 कंपनीज एक्ट 13 का बोलता है that the liability of a members are limited to memorandum of association to the amount if any unpaid on shares. जितना उनसे अमाउंट लेना है सिर्फ वो उतने के लिए लायबल होंगे, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए सर, शेयर होल्डर कोनर है कंपनी का, कंपनी के एसेट का नहीं.
कंपनी के जो एसेट्स है वो कंपनी के होते हैं, क्योंकि वो कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो मेंबर्स के नहीं होते हैं। और जो भी एक्सटेंड एंड राइट्स एंड ड्यूटी शेयर होल्डर की है वो मेजर की जाएगी, उसकी कितनी शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से। कंपनी के एसेट्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी आर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। आपको ये लाइन हमेशा लिखना है, लिमिटेड बाय मेमोरेंडम, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बाय मेमोरेंडम as the members may undertake to memorandum to contribute in the event of being wound up। जब कंपनी वाउंड अप हो रही है, मेंबर ने बोला है मैं इतना अमाउंट दूंगा। अगर ऐसी कोई कंपनी हमने फॉर्म करी जब वाइंड अप के टाइम पर मेंबर हमें 50,000 देगा, 1,00,000 देगा, मेंबर ने गारंटी लिए वाइंड अप होगा तो लॉस होगा तो मैं इतना अमाउंट दूंगा, दैट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Again, case law will be discussing in separately in the case law lecture. Next है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। ऐसी कंपनीज में लाइबिलिटी मेंबर की सीज हो जाती है जब वो मेंबर बनना खत्म हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। 2 पॉइंट ध्यान रखने के लिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड तभी है जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। चलते रस्ते ऑपरेशंस में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, पर अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और लायबिलिटी हर मेंबर की एक्सटेंड करेगी डिपेंडिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटी। जितनी कंपनी की डेट्स एंड लायबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरे को कितनी लायबिलिटी आ सकती है, क्योंकि मैं मेंबर हूं, आई हैव चोजन टू टेक द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, हमने पहला पढ़ा था on the basis of liability. What you do is you just maintain a pen and a copy. सबसे पहले आप लिखते जाओ on the basis of liability, company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited company. Okay, I'll do it with you. So that हमें सिंक्राइजेशन में पता चले कि हम चल कहाँ रहे हैं, क्योंकि बड़ा एक्ट है काफी सर ये। चलिए सर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी डन। बोलो यार, बड़े आगे। चलिए सर, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। वन पर्सन कंपनी एग्जाम में आने के बहुत चांसेस, एक शॉर्ट में निपटाते हैं वन पर्सन कंपनी को। वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, ओनली वन ह्यूमन बीइंग कैन बी अ मेंबर। ओपीसी बनी है क्योंकि हमको एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेटाइजेशन को मिक्स करना था। आप में जो थॉट से प्रोसेस है वो कंपनी के कॉर्पोरेट के फॉर्म में लेके आ जाओ। ओपीसी अपने आप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वो होगी जो प्रिस्क्राइब्ड होगी, हाउएवर नॉट येट प्रिस्क्राइब। मूविंग फर्दर सर, अबाउट ओपीसी मैंने एक जगह लिख के दिया है। सबसे पहले ओपीसी में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल की अभी कोई लिमिट्स प्रिस्क्राइब नहीं है। हर ओपीसी का जो मेमोरेंडम होगा वहां पे आप इंडिकेट करोगे द नेम ऑफ अदर पर्सन, एक ऐसे इंसान का नाम जो हमारे सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस केसेस में वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। राम एक अकेला, राम प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी का मेंबर था। राम की डेथ होने के बाद उसमें कौन सा मेंबर आएगा, उसका नाम होगा नेम ऑफ अदर पर्सन।
द अदर पर्सन जिसका आपने नाम दिया है उससे आपको एक रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगी और वो रजिस्ट्रार को देना पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। अदर पर्सन चाहे तो राइट अपना विड्रॉ कर ले और हम चाहे तो किसी भी समय अदर पर्सन को बदल सकते हैं। अदर पर्सन भी अपना राइट विड्रॉ कर सकता है, हम भी यानी ओपीसी का मेंबर भी अदर पर्सन को बदल सकता है। दोनों केसेस में रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देना पड़ेगा और ये जो भी आप चेंज करोगे इससे माना नहीं जाएगा कि आपका मेमोरेंडम ऑल्टर हुआ है। इन केसेस में मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं होता है। ठीक है, मेंबर्स की बात करें तो सर यहां पर सिर्फ नेचुरल पर्सन मेंबर बन सकता है। नेचुरल पर्सन मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग मेंबर बन सकता है जो कि रेसिडेंट इन इंडिया हो। रेसिडेंट का मतलब होता है सर आप पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज यहां रह के गए हो। कोई भी पर्सन एक से ज्यादा 1% कंपनी मेंबर नहीं बन सकता है और ना नॉमिनी बन सकता है, यानी सच अदर पर्सन का जो नाम है वो भी एक पर्सन में, एक 1 ओपीसी में ही होगा। राम अगर राम प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी का मेंबर है तो सर फिर वो सिर्फ और सिर्फ राम ओपीसी का ही मेंबर होगा, अदर 1% कंपनी मेंबर नहीं बन सकता है। राम के साथ सुरेश नेम ऑफ नॉमिनी यानी अदर पर्सन है तो सुरेश भी सिर्फ एक ओपीसी में अदर पर्सन बन सकता है, दूसरी ओपीसी में अदर पर्सन नहीं बन सकता है। No minor shall become member or nominee of OPC can hold the share of beneficial interest. Minor of course hold नहीं कर सकता है। OPC क्या नहीं कर सकती है सर? OPC कभी भी अपने आप को कन्वर्ट नहीं करा सकती सेक्शन 8 कंपनी में। सेक्शन 8 कंपनी यानी वो कंपनीज विच आर फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, उनमें आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। ओपीसी चाहे तो प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है कुछ रूल्स के हिसाब से जो हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। हाउएवर वो उसमें सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी। मूविंग फर्दर, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती है। ओपीसी अपने आप को वॉलंटरली किसी भी काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है जब तक उसको 2 साल नहीं हो गए हैं फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 साल तक ओपीसी कन्वर्ट नहीं कर सकती है, पर अगर ओपीसी को 2 साल के अंदर अंदर ही कन्वर्ट करना है सो दैट फॉर एग्जांपल वो एक वेंचर बहुत ग्रो हो गया, अब हमको ओपीसी नहीं रखना है, हमको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी करना है, तो अगर आपको पहले 2 साल में प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्शन कराना है करा लो। 2 लिमिट चेक कर लेना, आपकी शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा हो और एवरेज एनुअल टर्नओवर जितना समय अभी आपका गया है उसका एक एवरेज एनुअल टर्नओवर निकालना और वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, आपका शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है, तो आप विद इन 2 years ओपीसी कैन गेट इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी। हाउएवर विद इन 2 years नॉर्मल केसेस में ओपीसी कन्वर्ट नहीं होगी। चलिए मेंबर की बात करें तो सर मेंबर कैन बी अ सोल मेंबर एज वेल एज डायरेक्टर। वो चाहे तो मेंबर भी अकेला और डायरेक्टर भी अकेला हो सकता है, वो चाहे तो एक से ज्यादा डायरेक्टर्स रख सकता है पर मेंबर एक ही होगा। पेनल्टी प्रोविजंस की बात करें तो 1% कंपनी या फिर कोई भी ऑफिसर अगर प्रोविजन फॉलो नहीं करते हैं तो कितनी चुन्नू सी पेनल्टी लगाई है, 1000 रुपए तक की एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे। अरे सर नहीं सर, ये फुद्दू पेनल्टी नहीं, ये तो बड़ी पेनल्टी है। दिखने में अमाउंट छोटा है पर डिनोमिनेशन बहुत बड़ा है, 1000 रुपए पर डे। 15 दिन का अगर डिफॉल्ट रहा तो 15,000 की मिनिमम पेनल्टी। हाउएवर सर इम्प्रिजनमेंट का देके क्या ही करेंगे सर, कोई सजा सुनाने वाला केस है क्या ये? नहीं सर, तो सजा नहीं सुनाई जाएगी। यहाँ पर 1% कंपनी खत्म होता है। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल वो होगी जो प्रिस्क्राइब की जाएगी, जिसपे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपने शेयर्स को, मेंबर्स 200 होते हैं मैक्सिमम, और ये पब्लिक से सिक्योरिटीज सब्सक्राइब नहीं करा सकती, यानी पब्लिक को शेयर्स सिक्योरिटीज नहीं बेच सकती है। प्राइवेट कंपनी वो जिसमें शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे फ्रीली, मेंबर को ट्रांसफर नहीं करेगा। दूसरा मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी की केस में, और तीसरा पब्लिक से सिक्योरिटी सब्सक्राइब नहीं करा सकती है। हाउएवर 200 मेंबर्स में किनको नहीं गिनेंगे? वो लोग जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में हैं प्लस हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में है और जिन्होंने हमारे शेयर्स खरीदे हैं उनको 200 में नहीं गिनेंगे। एंड ऑल्सो जो पहले कभी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में थे और उस समय वो हमारे यहाँ के मेंबर भी थे, भले अब एम्प्लॉय छोड़ के जा चुका है। 2015 में स्टेफी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय भी थी और मेंबर भी थी।
2022 में स्टेफी जॉब छोड़ के जा चुकी है, स्टिल वो 200 की काउंटिंग में नहीं आएगी क्योंकि इट इज अर्स्टवाइल मेंबर कम एम्प्लॉय। मैं अभी क्रक्स नीचे आपको पूरा कंक्लूजन लिख के दिया है प्राइवेट कंपनी का, वहां पर और क्लैरिटी से आपको ज्यादा याद रहेगा। अगर कोई जॉइंट ओनर्स हैं शेयर्स के तो उनको हम लोग सिंगल मेंबर गिनते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलके भी शेयर्स लेते हैं तो हम लोग उसको सिंगल मेंबर गिनते हैं। यहां पर क्रक्स मैंने प्राइवेट कंपनी का पूरा लिख दिया, इसके बाहर कुछ हो नहीं सकता है प्राइवेट कंपनी के केस में। सर सबसे पहली बात, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 है और अगर ओपीसी है तो 1 है, क्योंकि ओपीसी को प्राइवेट कंपनी ही बोला जाता है। मैक्सिमम मेंबर्स 200 होंगे एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय, कम मेंबर्स को नहीं लेना है जो अभी भी एम्प्लॉय प्लस मेंबर है, और ऑल्सो एम्प्लॉय प्लस ओल्ड मेंबर्स को भी नहीं लेना है। राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोहिबिशन है सर, कुछ भी हो जाए पब्लिक को नहीं बोल सकते हो सिक्योरिटीज देने के लिए। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है। तो सर अब स्मॉल कंपनी क्या होती है? आपने तो बोला था सर ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक क्लासिफिकेशन है, ये स्मॉल कंपनी कहां से आ गई सर? ये स्मॉल कंपनी इनके बीच का कॉन्सेप्ट है। तो आओ जरा स्मॉल कंपनी देखें कि स्मॉल कंपनी होती क्या है। स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसमें कुछ लिमिट्स दे रखी है रिलेटेड टू पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। और क्या अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड हुआ है सर? 10 करोड़। मतलब अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हो गई वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है। बहुत सारी कंपनी आ जाएगी सर इसमें तो। और वो कंपनी जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब्ड। और वो कितना प्रिस्क्राइब्ड हो गया है? 100 करोड़। 100 करोड़ से ज्यादा नहीं, 100 करोड़ से कम जिसका टर्नओवर होगा वो एक स्मॉल कंपनी हो जाएगी। हाउएवर ये क्लॉज नहीं लगेगा किसी होल्डिंग पर या सब्सिडरी पर। मतलब अगर आप किसी की होल्डिंग सब्सिडरी हो तो फिर कुछ भी टर्नओवर हो आप स्मॉल नहीं हो। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर नहीं लगता है। प्लस वो जो स्पेशल एक्ट से गवर्न है, फॉर एग्जांपल कोविड एक्ट निकाला गया, गवर्नमेंट निकाला नहीं था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उसमें कोई कंपनी गवर्न होती तो वो स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए सर 1% कंपनी डन, प्राइवेट डन, प्राइवेट का छोटू सा पार्ट स्मॉल कंपनी डन, क्या बचता है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होगी जो प्राइवेट नहीं है। इतनी गहरी डेफिनेशन, मतलब सर इससे डिटेल और इससे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड एज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब नहीं हुई है। काम की बातें सर, अगर कोई कंपनी है जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, वो भी पब्लिक कंपनी है। ये ए लिमिटेड है, ये पब्लिक कंपनी थी, इसने बी लिमिटेड के 72% शेयर्स खरीद रखे हैं। बी लिमिटेड कहने के लिए तो प्राइवेट कंपनी है, बट क्योंकि ये सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो फॉर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बी लिमिटेड इज आल्सो अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के क्रक्स की बात करें सर, यहाँ शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। रिलायंस का शेयर आप चाहो तो किसी को भी फ्रीली बेच सकते हो, कोई मिनिमम बिड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, प्राइवेट में कितने थे? 2, पब्लिक में 7। मैक्सिमम प्राइवेट में 200, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं सर। सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की भी पब्लिक कंपनी ही होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स हो गए हमारे, उस डब्बे में आके अपडेट करते हैं सर। आप लोग भी प्लीज मेरे साथ अपडेट करना। ये था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। सबसे पहला 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्लस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पड़ा था स्मॉल कंपनी का, और सर
पब्लिक कंपनी। ठीक है सर, बढ़े आगे। चलिए सर, नेक्स्ट है सर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमको पढ़ना है होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमको पढ़ना है होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी एंड व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी? बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ के आए हो वो पढ़ लेते हैं, फिर इनहैंस करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए तो ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, ऐसा तो है ही सही। हाउएवर, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है, यानी बी लिमिटेड में कौन डायरेक्टर्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड हैज पावर्स टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड। भले शेयर होल्डिंग नहीं हो 50% की, स्टिल ए लिमिटेड इज होल्डिंग एंड बी लिमिटेड इज सब्सिडरी। तो सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन होल्डिंग कंपनी को देख के बोली जाती है। मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कौन कंट्रोल करता है? a holding company and exercise more than half of total voting powers। total voting powers के more than half यानी roughly 50%, पर एग्जाम में 50% नहीं लिखना है, more than half लिखना है। who controls more than half of total voting powers and controls the composition of board of directors। दोनों केस में सब्सिडरी कंपनी होगी। और होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है सर इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी के रिलेशन में अगर आपने 50% होल्ड करें तो आप क्या हो जाओगे? होल्डिंग कंपनी। नोट टू सेल्फ, provided that such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond as may be prescribed। होता क्या है सर? ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 70% होल्ड करके चले, बी लिमिटेड डब्ल्यू लिमिटेड का 60% होल्ड करके चलाए, डब्ल्यू लिमिटेड जेड लिमिटेड का 85% होल्ड करके चलाए। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? ये लेयर्स ऑफ सब्सिडरी डेवलप हो रही है। तो सर रूल्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब कर देंगे और लिमिट लगा देंगे सर लेयर्स ऑफ सब्सिडरी के ऊपर, उससे ज्यादा आप सब्सिडरी नहीं बना सकते हो। अब मेन कॉन्सेप्ट सर, हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, वो भी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। हर वो प्राइवेट कंपनी विच इज a subsidiary of a public company is also a public company for the provisions of this act। भले आप इनकॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी के लिए हुए हो पर आपके 60-70% शेयर्स तो कोई होल्ड कर रहा है, तो कोई और चला रहा है आपको, जो वो चला रहा है वो क्या है? पब्लिक कंपनी। तो आप खुद भी क्या हो जाओगे? पब्लिक कंपनी। और हमको पढ़ना है एसोसिएट, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी एक तरफ पढ़ना था, एसोसिएट एक तरफ पढ़ना था। होल्डिंग सब्सिडरी हमने सर पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है हमको? एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी हमने पढ़ लिया सर, अब हमको पढ़ना है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना, टेक्निकल है, एग्जाम में लिखते टाइम भी आप पॉइंट स्किप कर सकते हो, प्लीज बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। Associate company in relation to another company means a company in which other company has significant influence but not subsidiary। तो एक काम करो आप लोग मेरे साथ, एक यहां पर इस तरीके का बादल बना लो और अंदर एक लाइन लिख दो, हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है पर सब्सिडरी नहीं है, तो मेजरली वो अपना एसोसिएट हो जाएगा। हम उसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं पर वो हमारी सब्सिडरी नहीं है, तो वो क्या बन जाएगी? एसोसिएट बन जाएगी।
ये लाइन समझ में आ गई? तो आपको हमेशा एसोसिएट बहुत जल्दी क्लिक होगा। In relation to another company means a company in which the other company has significant influence but not सब्सिडरी। 50% शेयर्स नहीं है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कॉम्पिटिशन को हम कंट्रोल नहीं करते साहब, हम सच बोलते हैं हम सब्सिडरी नहीं है, बट फिर भी हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। कंपनी एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, ये श्याम है, ये स्टेफी है, ये दोनं ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टेफी होल्डिंग श्याम सब्सिडरी या श्याम होल्डिंग स्टेफी सब्सिडरी, दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल रख के बैठे 50% से ज्यादा का। फिर इन दोनों के बीच में आता है एक स्टेफी का बेस्ट फ्रेंड, उसका होल्डिंग सबसे बड़ा रिलेशन नहीं है पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या? यस। शाम से अगर लड़ाई हो गई स्टेफी की तो स्टेफी किसको कॉल करेगी? उसके बेस्ट फ्रेंड को, और अगर वो कॉल 1 घंटा चल गया तो शाम पिक्चर से बाहर होना चालू हो गया। ये बात पक्की है। कहने के लिए सर वो बेस्ट फ्रेंड है, पर वो बेस्ट फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड तभी रहेगा जब आप सिर्फ उसी से बात करो एज अ बेस्ट फ्रेंड या एज अ कुछ भी। पर अगर आपने और किसी से बात करी और फिर इसके बाद आप दुख दर्द रोने लेके आए तो फिर ये आपको संभालेगा तो जरूर, पर फिर उधर फिसलने नहीं देगा। उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आज भी है हमारे जीवन में, पर बस वो हमारा सब्सिडरी नहीं है। क्या होता है सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है सर हम कंट्रोल कर रहे हैं एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। 50 नहीं सर, मोर देन हाफ नहीं, हम 25% के वोटिंग पावर को कंट्रोल करते हैं, या हम कंट्रोल करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस डिसीजन में अंडर एग्रीमेंट। कोई भी बिजनेस डिसीजन होगा तो उस एग्रीमेंट में हमारा नाम है, हम वहां पर इन्वॉल्व है, हमारा आप पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और हमारा आप पे अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आप हमारे एसोसिएट हो जाओगे, आप हमारे लिए एक एसोसिएट कंपनी हो जाओगे। डेफिनेशन में लास्ट में लिखा है इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। इंक्लूड जॉइंट वेंचर बोले तो सर जॉइंट वेंचर क्या होगा? हमेशा एक एसोसिएट होगा। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है सर? ऐसा वेंचर जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है और दोनों जॉइंटली उसके नेट एसेट्स के ओनर हैं। आपने और मैंने दोनों ने मिलकर एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है गवर्नमेंट से। उस जॉइंट वेंचर में आपका बिजनेस अलग है, मैं पढ़ाता हूं, आप एक होटल रन करते हो, दैट टू बिजनेसेस आर डिफरेंट। हम दोनों ने मिलकर एक बीच में एक वेंचर बनाया, उस वेंचर का नाम दिया, जो भी नाम दिया, हम उसमें ब्रिज बना रहे हैं। उस ब्रिज में बनाने वाली कंपनी में जितने एसेट्स हैं हम उसके दोनों जॉइंट ओनर्स हैं, हमने जॉइंट वेंचर बनाया है। जैसे ही ब्रिज बन जाएगा ये वेंचर भी खत्म, मैं मेरा पढ़ाऊंगा, आप आपकी होटल रन करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? ऑफकोर्स अभी भी कर रहे हो, बट प्रेजेंटली आप दोनों बिजनेसेस पे ध्यान दे रहे हो, दैट इज अ जॉइंट वेंचर। चलिए सर, नेक्स्ट है टोटल शेयर कैपिटल का मतलब समझाया हुआ यहाँ पे। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब होता है पेड अप इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप है वो, प्लस जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्ट होके इक्विटी बनेगी, दैट इज प्रेफरेंस इनटू इक्विटी का कन्वर्जन वाला, वो आज नहीं कल इक्विटी होगी, वो भी इसमें क्लासिफाई होगी। एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्लैरिफाई करा है दैट शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी इन अनदर कंपनी इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप शैल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द एसोसिएट कंपनी। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आप बेनिफिट्स के लिए कोई शेयर होल्ड करते हो, उसमें एसोसिएट कंपनी को नहीं बोला जाएगा। तो सर तीसरा डब्बा हमारा खत्म हो गया क्या? यस। तीसरा डब्बा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। सर आइए सर उसमें अपडेट करते हैं हमारे चार्ट में। On the basis of control, holding and subsidiary, associate company।
होल्डिंग एंड सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। क्लियर है सर? बड़े नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, लिस्टेड और अनलिस्टेड, वो भी कर ही लेते हैं सर अब। चलिए सर, लास्ट क्लासिफिकेशन कंपनी का पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है, और अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जो कहीं पर भी लिस्ट नहीं हुई है। बस सर इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, नॉट एट ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अदर कंपनी। अदर कंपनी में 1 2 3 4 5 6 कंपनी अपने आप में लगभग सब डिटेल्ड। आइए सर डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, कोई ऑन द बेसिस नहीं है सर, ये अपने आप में एक अदर कंपनी का स्लैब है। सबसे पहला अदर कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, या थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट ने। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला 51% किसी कंपनी की शेयर कैपिटल होल्ड करे, या स्टेट गवर्नमेंट अकेला किसी कंपनी की 51% शेयर होल्ड करे, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिला के किसी कंपनी की 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करे, वो सारी कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियां हो जाएगी। और पेड अप शेयर कैपिटल को हम लोग टोटल वोटिंग पावर भी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बट जिसने प्लेस ऑफ बिजनेस कहां बनाया है? इंडिया में। जैसे अमेजॉन, क्या वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है? हाँ, पर क्या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है? यस। स्नैपचैट, स्नैपचैट इंडियन है? ऐसी बात कर रहे हो? इंडियन होती तो आप समझ ही नहीं सकते हो किस टाइप के अवतार्स होते हैं उसमें। चलो सर, तो सबसे पहले फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है विच इज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो खुद डाले या एजेंट के थ्रू डाले, इलेक्ट्रॉनिक डाले या फिजिकल डाले, और बिजनेस एक्टिविटी अगर वो इंडिया में कर रही है, अगर वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो एक फॉरेन कंपनी है। तीसरा है निधि कंपनी, लेडीज किटी कंपनी, नॉट एग्जैक्टली बट रिलेटेड टू दैट। निधि कंपनी में ये होगा कि सर ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होगी, सब लोग मिलके एक जगह पर पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी मदद करनी होगी उसकी मदद करेंगे। 15 लेडीज ने मिलकर एक निधि कंपनी बनाई, 20 लेडीज ने मिलकर एक निधि कंपनी बनाई। फाइनल में बहुत बड़ा टॉपिक है सर, ये सेक्शन पढ़ाने में फाइनल में मुझे 2 दिन लगते हैं निधि कंपनी को सिर्फ समझाने में। ऐसा होता है सर कि 25 लेडीज है, वो मिलके एक साथ पैसा कंट्रीब्यूट करेगी टू सपोज फॉर एग्जांपल 5000 अ मंथ, तो 25,000 इंटू 25 इंटू 5000 1,25,000, 1,25,000 रुपए इकट्ठा हुआ और 25 में से किसी एक को मिल जाएगा। वो एक उस पूरा महीने उस पैसे को यूज करेगी, फिर नेक्स्ट मंथ वो मिलेंगे, फिर सब लोग 2500 कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से फंड का फ्लो चलता रहता है। तो निधि कंपनी एक कंपनी या फिर एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, बट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में आके बोलती है कि ये निधि है या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है। लेडीज किटी के एंगल से समझा रहा हूं, लेडीज नहीं बनाती निधि कंपनी को, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके बनाती है, पर उसका पर्पस मोटिव वही है। पहला पड़ा गवर्नमेंट कंपनी अदर कंपनी में, दूसरा पड़ा फॉरेन कंपनी, तीसरा पड़ा निधि कंपनी, फोर्थ है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मतलब सर आपने कंपनी फॉर्म भी कर ली, रजिस्टर्ड भी कर ली, पर किस लिए करिए? अभी कोई काम नहीं करना है सर, आपका कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए, या फिर आपको एक एसेट होल्ड करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करना है, पर अभी नहीं सर, हम उसको फ्यूचर में यूज करेंगे। इस टाइप की कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप की कंपनी को हम लोग बोलेंगे डोरमेंट कंपनी, और जिसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस such a company is an act, वापस से अपन पढ़ते हैं, where a company is formed or registered in this act for a future project or to hold intellectual property and a significant accounting transaction, such company or is an act company may make an application to registrar कि सर आप क्या करो, हमको डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर, हाँ वो नॉट आएगा वहां पर,
यहाँ पे नोट कर लीजिएगा प्लीज, जिसका कोई साल भर में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो या वो अपने आप को इनएक्टिव कंपनी मान रही है, वो किसको बोलेगी? रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देगी, बोलेगी सर हम तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बने, हम अभी ऑपरेशंस नहीं करेंगे, आज से 5-10 साल बाद ऑपरेशंस करेंगे, आप हमको डिक्लेयर कर दो क्या? डोरमेंट कंपनी। फाइन। अब सर गवर्नमेंट कंपनी बोलेगी पहले बताओ जरा इनएक्टिव कंपनी होती क्या है और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में किसको नहीं लेंगे। तो इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी जो अपना बिजनेस या ऑपरेशंस अभी कैरी नहीं कर रही है, उसने साल भर में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, साल भर में तो क्या सर पिछले 2 साल में भी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करे हैं, और जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न लास्ट 2 साल में नहीं भरे हैं, टोटली इनएक्टिव हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स हो गई, उसकी मम्मी ने बोला ये तो इनएक्टिव हो गया, फाउंडेशन की एग्जाम्स थी, क्लासेस जाता था, रिवीजन का डर था, जाता था, पढ़ाई करता था, सब करता था, ये इनएक्टिव हो गया। कैसे इनएक्टिव हुआ मैं समझाता हूँ उसका रूटीन। वो सुबह उठता है 11 बजे, रेडी होता है, लंच करता है, उसको लगता है लंच के बाद रेस्ट करना जरूरी है, वो 1 बजे तक सो जाता है, शाम को 5:30 बजे उठता है, 2 मूवीज देखता है, रात को 11 बज जाती है, उसको लगता है अभी जिंदगी में आराम करना चाहिए, मुझे इंटर के लिए एनर्जी प्रिजर्व करनी चाहिए, वो फिर सो जाता है। क्या वो एक्टिव है? नहीं। वैसे ही कंपनी के केस पे कब माना जाएगा कि कंपनी इनएक्टिव हो गई? जब सबसे पहले वो बिजनेस या ऑपरेशंस कैरी ही नहीं कर रही है, बस कंपनी बना के रख रखी है, कुछ भी नहीं कर रहे, उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस पिछले 2 सालों में नहीं करे, और सर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न भी 2 सालों तक रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करे। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? देखो कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं जो करना पड़ेंगे, जैसे कितना भी इनएक्टिव हो, क्या ये अपना मोबाइल चार्ज करेगा? यस। क्या ये लैपटॉप चार्ज रखेगा? यस। क्या ये अमेजॉन नेटफ्लिक्स एक्सपायर होने देगा इस रूटीन में? ऑफ कोर्स नहीं। तो वैसे ही सर कंपनी के केस पर क्या क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे, इनको छोड़ के अगर कुछ नहीं करा मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करे, क्योंकि ये करना जरूरी है। सबसे पहला फीस जो भरना है वो भरना है, इस एक्ट की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करनी है वो करनी है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना पड़ेंगे, और ऑफिस को रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करना है वो कराए। इन चारों को तो नहीं गिनेंगे, इन चारों को छोड़ के अगर आपने कुछ नहीं करा है मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करे हैं। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस किस को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे? आओ याद ही कर लेते हैं सर। इन सब इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस, LIC, जो LIC एक्ट 1956 में बनी है वो एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनी जो फाइनेंस करती है उन लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। तीसरा वो कंपनी जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में रेफर्ड है, ठीक है वो। और चौथी जो इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 482 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, इस वाले एक्ट में नहीं, कंपनीज एक्ट 1956 में बताए थे, जो इस एक्ट में सेक्शन नंबर 465 में लिस्ट दे रखी है, वो सारे के सारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे। इनिशियली कंपनीज एक्ट 1956 में वो लिस्ट थी सेक्शन 4A सब सेक्शन 2 में, वो सीधी ऐसी कैसी कैरी फॉरवर्ड होकर सेक्शन नंबर 465 कंपनीज एक्ट 13 में आ गई। वो लिस्ट को मैं जितनी कंपनीज है उनको सबको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, या वो सारे इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके नोटिफाई करे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होते हैं पॉइंट्स। पहला LIC, जो LIC एक्ट में बनी हो, वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को फाइनेंस करती है। वो कंपनी जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2000 में दी है, 2002 में दी है, वो इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके नोटिफाई करे, वो ये सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे। और वो इंस्टीट्यूट जो नोटिफाई थे सेक्शन 4A2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में, जो रिपील होकर सेक्शन नंबर 465 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 में आ गए हैं। चलिए सर,
किसी को भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो स्टैब्लिश हुआ है या कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सेंट्रल या किसी स्टेट एक्ट में, और 51% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट सर वो गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो ही हम सोच सकते हैं कि वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, वरना आप बोलोगे सर आईडीबीआई बैंक जिनका तो फुल फॉर्म ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइनेंस करते हैं सर, इनको आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दो, जबकि वो नहीं है। तो इन शॉर्ट वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के ओनरशिप में हो, स्टेट गवर्नमेंट के पार्टली दोनों के हो, उसके बाद ही आप डिक्लेयर कर पाओगे। ठीक है सर, चलिए सर यहां पर हम एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा। मैं चाहूंगा आप यहां तक रीड कर लो, टेक योर टाइम। हमने एक स्लॉट खत्म कर दिया है, एक स्लॉट और करना है, मतलब अभी कंपनीज एक्ट 13 सिर्फ आधा हुआ है। यहां से 50% जर्नी और बची है। टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, द क्लास इज एक्टिव फॉर 2 मिनट्स एंड देन विल बी रिज्यूमिंग बैक विद सेक्शन 8 कंपनीज एंड मूविंग फर्दर। इसके बाद थोड़े से टॉपिक लाइट हो जाएंगे, अभी तक का हैवी कंटेंट था, इतना हैवी नहीं रहेगा। टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। चलिए सर, हाँ लो यार, सेटल डाउन फास्ट। चलिए सर, सेक्शन 8 कंपनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 8 डील करता है उन कंपनीज के साथ जो फॉर्म हुई है टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट आर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स? लोगों का भला करना है इन फील्ड ऑफ, कैसे याद करें सर, इतने सारे नाम बता रहा हूं। सबसे बढ़िया, सबसे पहले एक स्टूडेंट ने 11th में कॉमर्स लिया, उसको लगा कॉमर्स बहुत डिफिकल्ट होगा, सॉरी कॉमर्स बहुत आसान होगा, उसने साथ में आर्ट्स ले लिया। कॉमर्स आर्ट्स दोनों उसको इतना आसान लगा, उसने कहा कॉमर्स आर्ट्स दोनों छोड़ते हैं, क्या ले लेते हैं? साइंस। ये तीनों लेने के बाद उसको समझ में आया कि तीनों अपने लिए नहीं बने।
वो इंटायरली स्पोर्ट्स में लग गया, उसके घर वालों ने उसको बेसिक एजुकेशन करवाई। फिर उसको लगा जीवन में इन सब चीजों में मजा नहीं आ रहा है, उन्होंने रिसर्च का काम चालू करा, वो भी नहीं जमा उसको, तो सोशल वेलफेयर पे चले गया। फिर सोशल वेलफेयर में रिलीजन का काम करता था, आखिरी में चैरिटी करने लग गया। उसको लगा कुछ नहीं हो रहा है अपने को, तो एक काम करते इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, सर बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है, वही अच्छा कर लें तो बढ़िया है। तो सबसे पहले उसने लिया कॉमर्स के साथ आर्ट्स, नहीं जमा तो उसने लिया साइंस के साथ स्पोर्ट्स। ये सब उसने कहा एजुकेशन अपने बस की नहीं है, वो किस में चले गया, वो रिसर्च में गया। रिसर्च के बाद उसने सोशल वेलफेयर का काम चालू करा, फिर रिलीजन में लग गया, लोगों की चैरिटी में लग गया, आखिरी में उसको कुछ नहीं समझ में आया तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो कंपनी जो इन सारे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करती है उनको हम लोग सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। यानी सर उनका इंटेंशन है कि मैं अपना प्रॉफिट अप्लाई करेंगे इसके ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में, और हम प्रोहिबिट करेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स। हम लोग मेंबर्स को डिविडेंड प्रोहिबिट कर देंगे। ये कंपनी चाहे कुछ हो जाए मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देगी, ऐसी कंपनी को हम लोग सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करेगी और लाइसेंस अलॉट करेगी। इनके नाम के आगे ना लिमिटेड होता है ना प्राइवेट लिमिटेड होता है, क्योंकि भाई आपका काम तो है इस प्रॉफिट को कहीं और लगाना, तो आपकी लाइबिलिटी की तो बात आ ही नहीं सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू कर देगी जिसमें आप सेक्शन 8 कंपनी डिक्लेयर कर दिए जाओगे। रजिस्टर एप्लीकेशन के बाद रजिस्टर कर सकती है उन पर्संस को, एसोसिएशन ऑफ पर्संस को। इस सेक्शन में कुछ पर्संस भी जा सकते हैं जो कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं, उनको भी सेक्शन 8 कंपनी बोल देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करी, जिस पर्पस के लिए आप बने थे आपने वो रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करी, इस सेक्शन को फॉलो नहीं करा, आपके कंडक्ट फ्रॉडुलेंट है, आप ऑब्जेक्ट्स को वायलेट कर रहे हो, आप प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट कोई काम कर रहे हो, आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। और लाइसेंस रिवोक होते से आपके नाम के आगे या तो लिमिटेड लग जाएगा या प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक करने के आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डेफिनेटली दे देगी। जब भी आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर कर देगी, कंपनी सेक्शन में जो रजिस्टर्ड थी या तो आप इसके आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा दो, या फिर आप इसको अमेलगमेट कर दो किसी नई कंपनी के साथ और एक सिंगल कंपनी बना दो। उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटी, प्रिविलेज को मिक्स कर दो। तो सर सेक्शन 8 कंपनीज की शॉर्ट में बात करें तो ये सेक्शन 8 कंपनी क्या बोलता है सर, सबसे पहले तो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 का ऐसा सेक्शन है जो डील करता है उन कंपनीज के साथ जो प्रमोट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू, कॉमर्स के साथ आर्ट्स लिया, इजी लगा तो साइंस के साथ स्पोर्ट्स लिया। फिर उसको लगा बेसिक एजुकेशन करनी है, 5 पॉइंट याद हो गए। फिर उससे कुछ नहीं हुआ जीवन में, उसने रिसर्च चालू करा, सोशल वेलफेयर का काम चालू करा, वो रिलीजन के कामों में लग गया, वो चैरिटी में लग गया, आखिरी में एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करा। तो कंपनी जो इन सब ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करती है उनको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे देगी, पर्संस को, एसोसिएशन ऑफ पर्संस को सेक्शन 8 कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको सारे राइट और प्रिविलेजेस मिलेंगे जो एक लिमिटेड कंपनी के पास होते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्ट्रवेंशन करते हो, उनके ऑर्डर्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस को, इस सेक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस को, या आपके जो अफेयर्स है कंपनी के वो फ्रॉडुलेंट चल रहे हैं, वो वायलेट कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट्स को, या प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर लेगी। लाइसेंस रिवोक करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डेफिनेटली दी जाएगी। रिवोक करने के बाद आपके नाम के आगे या तो लिमिटेड लगा दिया जाएगा या प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपकी जैसी कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में मिक्स कर सकती है, मर्ज कर सकती है, अमेलगमेट कर सकती है, और आपके और उनके राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटी, प्रिविलेज को एक प्लेस पर कॉन्कर कर सकती है। क्लियर है सर? चलो पेनल्टी की बात करें तो सर इसमें तो लंबी पेनल्टी ठोकी होगी सर। सेक्शन 8 कंपनी का आपने लाइसेंस लिया था, आप बोल रहे थे कि सर हम ऑब्जेक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, और आप पेड़ काट के उसमें कॉलोनियां बना रहे हैं सर, आपने सेक्शन 8 कंपनी का वायलेट किया है। पेनल्टी देखना जरा, कंपनी के केस में 10 लाख से 1 करोड़। वाह वाह सर। डायरेक्टर और एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी जो डिफॉल्ट है उसको 3 साल की तो सजा, 25,000 से 5 लाख और दोनों। तो ये छोटा फाइन है, बड़ा फाइन है, मीडियम फाइन है? ये बड़ा फाइन है ना ये तो आगे लिख दो आप लोग बड़ा फाइन। अभी तक एक पड़ा वो 1000 रुपए पर डे था, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी के लिए फाइन है 10 लाख से 1 करोड़ कंपनी पर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 25,000 से 5 लाख, 3 साल तक की सजा या फिर दोनों। अगर ये प्रूव हो गया कि कंपनी ने फ्रॉड भी किया है तो फिर सर ऊपर क्या किया था, हो सकता है आपने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करी हो। अगर ये प्रूव हो गया कि कंपनी ने फ्रॉड करा है तो सेक्शन नंबर 447 की पेनल्टी लगाई जाएगी।
छोटी मोटी पेनल्टी नहीं, बड़ी पेनल्टी होती है 447, सेक्शन नंबर 447। कहां पढ़ाओगे सर? फाइनल में पढ़ेंगे। चलिए सर, रिक्वायरमेंट से मिनिमम शेयर कैपिटल की अप्लाई नहीं होती है, इनके आगे वर्ड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिवोक करेगी, आपका स्टेटस कन्वर्ट कर देगी, आपका नाम बदल देगी, वाइंड अप के ऑर्डर्स दे देगी, आपको अमालगमेट कर सकती है। ये लोगों की मीटिंग 14 डेज में कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 21 डेज। साल में एक मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। नॉर्मल कंपनी को 21 डेज में करना होती है क्योंकि उसके मेंबर आते हैं। अब सेक्शन कंपनी में तो हार्डली क्या ही मेंबर होते होंगे, तो ये तो 14 दिन के अंदर अंदर भी कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कंडीशन इसके ऊपर नहीं लगती है। ना इनको नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी बनानी है क्योंकि इनको खास रेम्युनरेशन देना भी नहीं होता है, और ना इनको शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी है क्योंकि इनके शेयर होल्डर्स ऐसे ज्यादा होते भी नहीं है। अब पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज को ध्यान रखना, ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म मेंबर हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी का। चलिए सर, थोड़े से लाइट कॉन्सेप्ट्स पिक करते हैं। सबसे पहले प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो बंदा होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में डाला हो या कंपनी ने एनुअल रिटर्न में बताया हो, या फिर ये बंदा वो होता है जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर इसकी एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस पर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। पहला, उसका नाम प्रोस्पेक्टस में डाल दिया, एनुअल रिटर्न में डाल दिया सेक्शन 92 में। दूसरा, जिसके कंट्रोल से, जिसके पास कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तीसरा, जिसकी डायरेक्शंस के हिसाब से, एडवाइस के हिसाब से, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, वो कौन होगा? हमारा प्रमोटर। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी सर, पब्लिक कंपनी में 7 या 7 से ज्यादा लोग पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा लोग, और ओपीसी में सिर्फ 1 पर्सन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की बात करूं तो सेक्शन 7 बताता है कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी। ये एक 6 स्टेप प्रोसीजर है। आओ जरा सर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सबसे पहला, हमको कुछ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन किसके पास देना होगी? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन को देखेगा, जम जाएगा तो इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ उसको हमको एक नंबर देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सिन नंबर, विच इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज हमने दिए हैं, कंपनी को लाइफ टाइम जब तक वो वाइंड अप नहीं होती अपने पास संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है सर, फिर 2 स्टेप देखेंगे तो पहले 4 स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन किसके पास देना है? रजिस्ट्रार के पास। तो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन जुरिसडिक्शन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। जहां पर आपको रजिस्टर ऑफिस बनाना है उस स्टेट के रजिस्ट्रार को आप ये इंफॉर्मेशन दे दो सर। सबसे पहले दे दो उनको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। साथ में एक डिक्लेरेशन देगा बाहर का आदमी, एक डिक्लेरेशन देगा घर का आदमी। बाहर का आदमी मतलब अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, दैट इज एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, नॉर्मल नहीं। जो प्रैक्टिस पे जिसने अपनी खुद की दुकानदारी डाल रखी है, जिसने खुद का ऑफिस खोल रखा है, दैट पर्सन विल गिव अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन या उससे जुड़े हुए मैटर्स की कंपाइल हो गई है। ऐसा डिक्लेरेशन कौन देगा? एक बाहर का आदमी। इट कुड बी एडवोकेट, कंपनी अकाउंटेंट, सॉरी एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन प्रैक्टिस में से कोई भी दे सकता है। और एक डिक्लेरेशन देगा घर का आदमी। घर का बोले तो जिसका नाम आपने डायरेक्टर बताया है, जो या तो आपका मैनेजर है या सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी होगा। हर कंपनी को मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉय करने ही पड़ते हैं, तो वो भी एक डिक्लेरेशन देगा कि सर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल एंड प्रेसिडेंट, इसके पहले के और इससे जुड़े हुए सारे मैटर्स कंप्लाई करे हैं। प्लस साथ में डिक्लेरेशन देगा हर वो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम जिसका या जिसका नाम हमने फर्स्ट डायरेक्टर बनाया है आर्टिकल्स में। देखो सबसे पहले क्या हो गया सर? सबसे पहले मेमोरेंडम आर्टिकल, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन लिया एक घर के आदमी से, एक बाहर के आदमी से, 2 डॉक्यूमेंट। आप इमेजिन करो, सबसे पहले अपने टेबल पर क्या रखा? मेमोरेंडम आर्टिकल, उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन घर के आदमी का, एक डिक्लेरेशन बाहर के आदमी का, बड़े आगे। इसके बाद हमको लगेगा एक डिक्लेरेशन उससे जो कि सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, या फिर जिसका नाम फर्स्ट डायरेक्टर में
दिखाया है, वो भी एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम हूं और मैंने कॉन्विक्ट नहीं करा है, मैं जिंदगी में कभी कॉन्विक्ट नहीं करा था रिलेटेड टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, या फिर मैं गिल्टी प्रूव नहीं हुआ था फ्रॉड, मिस ऑफेंस या चलिए सर बी वाला पॉइंट है, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है, मिस ऑफेंस नहीं किया है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करी है इस लॉ में या प्रीवियस कंपनी लॉ में लास्ट 5 इयर्स में। और वो बोलेगा कि सर जितने डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल करे थे रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी वो करेक्ट है, ट्रू है एंड टू बेस्ट ऑफ नॉलेज। यहां पे 3 बातें लिख लो एग्जाम में लिखने की, एक तो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ट्रू है, टू बेस्ट ऑफ नॉलेज, जो मेरे नॉलेज में है वो सब करेक्ट है, ट्रू है, ये इंफॉर्मेशन जो भी रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करा है। ठीक है सर, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए एमओए, एक घर का डिक्लेरेशन, एक बाहर का डिक्लेरेशन, एक सब्सक्राइबर्स टू एमओए और उनका नाम जो फर्स्ट डायरेक्टर्स डाला है आर्टिकल्स में वो ये डिक्लेरेशन देंगे। नेक्स्ट है सर, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती एक एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, एक टेम्परेरी एड्रेस बता दो जहां पर कंपनी का रजिस्टर ऑफिस जब तक इस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक के लिए क्या रहेगा। नेक्स्ट लिस्ट में पर्टिकुलर्स आएंगे, नेम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, हर सब्सक्राइबर्स टू एमओए का विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा देंगे। फिर सर नेम, सरनेम, रिलेटेड रेसिडेंशियल एड्रेस, दिन नंबर आएगा उन सारे पर्संस का जो आर्टिकल्स में सब्सक्राइबर्स है एमओए का एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिनका अदर पर्सन के नाम पर राइट डाला है, जैसे वो ओपीसी के केस में आपने अदर पर्सन डाला है तो उनके नेम, एड्रेस और डिटेल्स, इतने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। इसके ऊपर रखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर, उनका दूसरी किसी कंपनी में कितना कितना इंटरेस्ट है, जिनको आप फर्स्ट डायरेक्टर बना रहे हो वो ऑलरेडी किसी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयड है तो सर हमारे यहाँ कहां से काम करेंगे, तो उनका दूसरी जगह कितना कितना इंटरेस्ट है उसका भी एक पर्टिकुलर्स डेवलप होके कहां जाएगा, रजिस्ट्रार के पास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन के हिसाब से रजिस्टर कर लेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को और इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। जैसे ही हमको जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उसी दिन से क्या मिल जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो कि डिस्टिंक्ट होगा दूसरे नंबर्स से। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने रजिस्ट्रार को फाइल करे हैं ये प्रिजर्व करके रखना है कब तक, पूरी जिंदगी, जब तक हम डिसॉल्व नहीं जाते कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जो जो फाइल हुए थे कंपनी को रजिस्टर करने के लिए वो सब रहना होंगे। लास्ट है, अगर किसी पर्सन ने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दे दी है, मटेरियल फैक्ट छुपा लिया है किसी भी रिकॉर्ड्स में, वो लाइबल होगा 447 की पेनल्टी के लिए। 6 स्टेप है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है किसी गलत इंफॉर्मेशन पर, फॉल्स इंफॉर्मेशन पर, अगर इनकॉर्पोरेशन करते टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है किसी फर्निशिंग से, फॉल्स इंफॉर्मेशन से, मटेरियल फैक्ट छुपाने से, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत फाइल करने से, प्रमोटर, पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, ये सब लायबल रहेंगे किसमें, 447 में। चलिए सर यहां से आते हैं हम लोग एक लाइट सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप, खत्म। सबसे पहला ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि एक मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है। से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, एंड तक आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। हमारी जो कंपनी रजिस्टर हुई है वो 10 लाख शेयर्स के साथ हुई है, एक शेयर 10 रुपए वाला, ये 1 करोड़ रुपए ऑथोराइज कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। इस 10 लाख शेयर्स में से मैंने 8 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे हैं 10 रुपीज वाले, ये मेरी इशूड कैपिटल होगी जो टाइम टू टाइम मैं कंपनी को पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं, तो इट इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल जो टाइम टू टाइम पब्लिक को जा रही है सब्सक्रिप्शन के लिए, और इसमें अदर देन कैश भी जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए शेड्यूल 3 ने ऑब्लिगेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है, कंपनी को इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाना है। ऑथोराइज्ड 10 लाख शेयर 10 रुपए वाले, इशूड 8 लाख शेयर 10 वाले। मैंने 8 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे पर पब्लिक ने उसमें से सिर्फ 7,50,000 शेयर्स के लिए ही सब्सक्राइब करा। पब्लिक ने 7,50,000 इंटू 10 के हिसाब से सब्सक्राइब करा है, पूरे 10 रुपए नहीं देंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर मिला के पैसा आता है, तो सब्सक्राइब वो कैपिटल होता है, ये पार्ट होता है किसका, इशूड कैपिटल का, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है।
कंपनी अपने हर नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बिजनेस लेटर, बिजनेस लेड, सब जगह ऑथराइज, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर में दिखाएगी, ऐसे कैरेक्टर जिसको पढ़ के समझना आसान है। फॉन्ट साइज उतना रखोगे लोग पढ़ सके, इजीली रीडेबल हो। नहीं कराए कंपनी पेनल्टी 10,000, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 5,000। भूल गए दिखाना, इतना बड़ा फ्रॉड नहीं है इसलिए सजा नहीं होगी। कॉल्ड अप कैपिटल सेल हमारा इशूड कितना था, 7 लाख, सॉरी हमने 8 लाख इशू कराए, 750 के लिए लोगों का रिप्लाई आया, यानी सब्सक्राइब कैपिटल है। इस 7,50,000 शेयर्स पर अभी हम सिर्फ 6 रुपीज ही मांगे हैं, तो 7,50,000 इंटू 6, क्योंकि 6 रुपीज मैंने अभी तक कॉल्ड अप किया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो पार्ट होता है कैपिटल का जो कि कॉल्ड फॉर पेमेंट है, ये एक टोटल अमाउंट होता है शेयर्स इशूड के ऊपर, उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। कॉल्ड अप के बाद पेड अप, जो मांगा उसमें से कितना मिला, तो पेड अप कैपिटल टोटल अमाउंट है जो कि पेड अप क्रेडिटेड है शेयर्स इशूड के ऊपर। तो सर मैंने 7,50,000 शेयर्स पर अभी तक 6 रुपीज मांगे, पर सर 1,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो सिर्फ 7,49,000 शेयर होल्डर ने पैसा दिया है, तो विच इज 7,49 इंटू 6, मतलब कुछ नहीं सर, कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन अरियर्स हटा दो, जो पैसा नहीं आया है तो पेड अप कैपिटल आ जाएगा। वेरी सॉर्टेड टॉपिक, एक रीड पे खत्म होता है। नेक्स्ट है सर शेयर। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल में जो हमारा शेयर है उसको हम शेयर बोलेंगे। कंपनी की शेयर कैपिटल में जो टुकड़ा हमारा है, जो 1/4, 3/4, 4/5 जो शेयर हमने लिए हैं, 10%, 15%, 5%, 40%, वो हमारे शेयर्स होंगे। तो शेयर मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर इसलिए रिप्रेजेंट करता है वो इंटरेस्ट जो हम लोग कैपिटल में कैरी करते हैं, और ये मेजर करते हैं कंपनी के एसेट्स के हिसाब से हम कितना परसेंट होल्ड करके चले हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सेक्शन 44 बोलता है कि शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर इंटरेस्ट हर मेंबर का कंपनी में ट्रांसफरेबल है आर्टिकल्स के हिसाब से। प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स के हिसाब से, पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, लोड ही नहीं है। शेयर्स हमेशा नंबरिंग होती है, जो भी शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलता है उस पर एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, वो नंबर सिर्फ आपके ही शेयर्स पर होता है, आपके शेयर सर्टिफिकेट पर होता है, वो और किसी को नहीं अलॉट होता है। और ये होल्ड नहीं अप्लाई होता है जो बेनिफिशियर इंटरेस्ट डिपॉजिटरी के पास कई बार शेयर्स डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे शेयर्स गिरवे रख के पैसे लिए टाइप चीजें, वो शेयर्स डिपॉजिटरी के थ्रू रूट होते हैं, उस पर नहीं भी होगा तो चलेगा। चलिए सर, अब बात करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल की। सबसे पहले सेक्शन 43 बोलता है दो टाइप की कैपिटल होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी विद वोटिंग राइट्स होती है, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी होती है, सब इंटर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, और प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। अब सर सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल की डेफिनेशन जीवन में सबसे सॉर्टेड डेफिनेशन है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी कैपिटल है, तो फिर सर पहले किसको पढ़ना होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिनको प्रेफरेंस दिया है, जिनके शेयर होल्डर को प्रेफरेंस है दो चीज में। पहला प्रेफरेंस है आपको डिविडेंड पहले देंगे, दूसरा प्रेफरेंस है आपका रीपेमेंट पहले होगा। आपको डिविडेंड पहले देंगे इक्विटी के मुकाबले, डिविडेंड चाहे फिक्स्ड अमाउंट का मिले या फिर कोई फिक्स्ड परसेंटेज पर मिले, फ्री हो, सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स हो, वो सब अलग बात है। सर मैंने फिक्स कर दिया मैं 10,000 रुपए पर ईयर डिविडेंड दूंगा, या मैंने फिक्स कर दिया 10% डिविडेंड दूंगा, दोनों केस में प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस मिलेगा ओवर इक्विटी, पहले आपको फिर इक्विटी वालों को। प्लस जब भी रीपेमेंट करना होगा कैपिटल का, ये अमाउंट हम पहले आपको रीपे करेंगे, चाहे प्रेफरेंशियल राइट हो या नहीं हो आर्टिकल्स में, स्टिल पहले जब भी कंपनी वाइंड अप होगी सबसे पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंस को, फिर होगा इक्विटी को। चलिए सर, कब हम कैपिटल को प्रेफरेंस कैपिटल मानेंगे? जब ये दोनों राइट मिल जाए उनको, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में और कैपिटल के रिस्पेक्ट में। डिविडेंड के रिस्पेक्ट में ये राइट है कि सर आपको प्रेफरेंस राइट है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फुली प्रेफरेंशियल राइट के लिए, और कैपिटल के केस में आपको प्रेफरेंशियल राइट है रीपेमेंट का, आपको पहले रीपेमेंट करेंगे। चलिए सर, अब चैप्टर एकदम लाइट फेस पर आ जाएगा, यहां से मेमोरेंडम आर्टिकल्स, कंपनी अल्ट्रा वायरस, चैप्टर खत्म। क्या होता है मेमोरेंडम? मेमोरेंडम कंपनी का चार्टर है जो गवर्न करता है किस तरीके से कंपनी ऑपरेट होगी। ये डिफाइन करता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी के पावर्स क्या है।
ये एक सबसे फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा एडिफिस बेस्ड है। हर चीज बेस्ड है एमओए के ऊपर। एमओए जैसा बोलेगा वैसा होगा। एमओए को रजिस्टर कराना जरूरी है क्योंकि सर इससे स्कोप समझ में आता है किसके बिहार हम क्या क्या काम नहीं कर सकते हैं। हम मानते हैं कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या वो पर्सन जो डील करते आए हैं उनको पता है हमारे मेमोरेंडम में क्या लिखा है। तो काम की बात है, मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हर वो इंसान जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम मानेंगे, हम प्रिज्यूम करके चलते हैं आप मेमोरेंडम पढ़ के आए हो। तो आपको किसी कंपनी के साथ डील करना है, पहले उनका मेमोरेंडम पढ़ लो। वो किस ऑब्जेक्ट के लिए, आप बोलोगे सर आपके मेमोरेंडम में कुछ और लिखा है, आप कुछ अलग कर रहे हो, तो बात अलग है। वो तो मान के चल रहे हैं कि आप उनका मेमोरेंडम पढ़ के आए हो। हम मान के चलेंगे, फर्स्ट डे से बिलीव रहेगा कि आप मेमोरेंडम पढ़ के आए हो और आपके पास मेमोरेंडम का पूरा नॉलेज है। चलिए, मेमोरेंडम उस फॉर्म में होगा जो टेबल ABCDE में दिया है शेड्यूल 1 का। ठीक है, आप एमओए को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अपने आप में। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आओ जरा डिस्कस करें। बहुत सिंपल सॉर्टेड है, जैसे मैं याद करा रहा हूं वैसे याद करना है। सबसे पहले टेबल ए किस पे लगती है? सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी होती है? वो कंपनीज जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो। 99% कंपनीज तो वही होती है जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, उनके ऊपर टेबल ए लगती है। तो टेबल ए इज द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो टेबल ए बहुत शॉर्ट हो गई सर। पूरी की पूरी टेबल अपने को ऐसे ही याद हो जाएगी। कंपनी ए किसकी बात करती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा, टेबल बी बात करती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। किसी ने गारंटी दी है, शेयर कैपिटल नहीं है। तो बस टेबल बी याद रखना है। आगे का सब सेंटेंस सेम है, उसमें आ जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नॉट हैविंग, सॉरी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ए लगती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल सी लगती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, किसी ने गारंटी भी दी है और शेयर कैपिटल भी है। ठीक है सर। डी किस पे लगती है? अनलिमिटेड कंपनी, वो कंपनी जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और टेबल ई लगती है अनलिमिटेड कंपनी जहां पर शेयर कैपिटल होने के बाद भी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन टेबल ABCDE, उनको लगा 6 मार्क, अपने को लगा 1-1.5 मिनट। करना क्या, अपन ने लाइन से याद करिए टेबल के फॉर्म में, मॉड्यूल में तो स्टेटमेंट में दे रखा है। टेबल है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी, टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। खत्म सर, पढ़े आगे। एग्जाम में टेबल में लिख देना तो चलेगा सर, प्रेफरेबली तो मत लिखना। हेडिंग डालना टेबल है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और आगे पॉइंट लिख देना। चलिए सर, मेमोरेंडम के कंटेंट की बात करें। मेमोरेंडम में बहुत सारे क्लॉज होते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम में नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज बोलता है कि हर कंपनी के नाम के आगे वर्ड लिमिटेड लगेगा, अगर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। ये क्लॉज सेक्शन 8 पे नहीं लगता है क्योंकि हम पढ़ के हैं सेक्शन 8 तो ना लिमिटेड लगा सकती है ना प्राइवेट लिमिटेड लगा सकती है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन बोलती है कि सर जो कंपनी सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट हुई है उनके वर्ड्स में इनमें से एक नाम होना चाहिए। फाउंडेशन, फोरम, फेडरेशन, 3 बार F, 3 बार C, चैम्बर, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, एसोसिएशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट, हमने याद भी करा था। 3 बार F, 3 बार C, A। ठीक है सर, ये होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। नेम इंक्लूड फेज इलेक्टोरल ट्रस्ट हम इशू कर सकते हैं, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट CBDT ने नोटिफाई करी है उसके हिसाब से हो तो इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्ट 2013 में CBDT का नोटिफिकेशन आया है, अगर उसके हिसाब से हो तो इलेक्टोरल ट्रस्ट, अदरवाइज कोई भी एक नाम। रजिस्टर्ड ऑफिस बोलती है हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसको जहां भी सिचुएट करना हो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखे। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी को अपने मेन ऑब्जेक्ट्स और इंसिलरी ऑब्जेक्ट्स दोनों लिखने होते हैं, हम किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हुए हैं। लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, फिर से बात कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अमाउंट अनपेड की रहेगी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो आपने गारंटी दी है टू अंडरटेक टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा मैं उसी में पैसा बढ़ा दूंगा अपना, और जब कंपनी वाइंड अप होगी मैं वो लायबिलिटी बेयर करने को तैयार हूं। प्लस जो खर्चा कॉस्ट में हुआ या चार्जेस या एक्सपेंसेस लग रहे हैं वाइंडिंग अप के, उनके लिए भी मैं कंट्रीब्यूट
करूंगा। कैपिटल क्लॉज में हम लोग ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स विद सब्सक्राइबर्स टू एमओए हैव एग्रीड टू, जो एक शेयर कम से कम लेना चाहिए हर एमओए को, और कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है उसको एक क्लॉज नहीं लगेगा। एसोसिएशन क्लॉज में हम लिखते हैं हमारा एसोसिएशन क्या है, यानी हर सब्सक्राइबर टू एमओए कम से कम एक शेयर तो लेगा, और अपने नाम के आगे लिखिए कितने शेयर उसने लिए हैं। ओपीसी के केस में क्या होगा सर, जिसका डेथ है जब सब्सक्राइबर की डेथ होने पर जिसका नाम दिया हुआ है वो मेंबर अपने आप बन जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट मेमोरेंडम, मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए, पैरास में डिवाइडेड होना चाहिए और नंबर्स होना चाहिए। मेमोरेंडम को साइन कौन करेगा, ध्यान से समझना, मैंने अलग से डब्बे में डाल के दिया है। मेमोरेंडम को साइन करेगा एटलीस्ट 7 पर्सन, पूरे पब्लिक कंपनी में जितने होने चाहिए मिनिमम वो सब, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। ये साइन होंगे हर विटनेस के सामने और उस विटनेस की भी सिग्नेचर होगी। पर्टिकुलर्स अबाउट सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम एज वेल एज विटनेस, उनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन भी एंटर होगा, किसका, विटनेस का। चलिए, कंपनी लीगल पर्सन है तो वो एजेंट, सब्सक्राइबर्स टू एमओए या फिर डायरेक्टर्स के थ्रू काम करेगी। माइनर सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम नहीं बन सकता क्योंकि कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर माइनर का गार्जियन बन सकता है माइनर के बेनिफिट के लिए। ऊपर के सारे क्लॉजेस क्या है सर, ऊपर के सारे क्लॉजेस कंपलसरी है और हमको फॉलो करना ही होंगे, ठीक है। मेमोरेंडम में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो कॉन्ट्ररी हो कंपनीज एक्ट के साथ, और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम से कंप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन बोले तो सर बियॉन्ड द पावर्स, जो काम आपको नहीं बोले वो काम आपने करे हैं बियॉन्ड द पावर्स। अल्ट्रा वायरस एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स इन एक्सेस ऑफ लीगल प्रोविजंस ऑफ द डूअर्स। आपको मालूम ही नहीं था कि ये काम करना है फिर भी आपने करे हैं, आप अल्ट्रा वायरस हो। इंपैक्ट क्या है अल्ट्रा वायरस का सर, द इंपैक्ट इज कंपनी कैन नाइदर बी sued on अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन नॉर इट कैन sue it। जो काम मेरे स्कोप के बाहर था, मेरे डायरेक्टर ने करा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज मेरे स्कोप के बाहर है उस पर ना मैं स्यू करूंगा ना करूंगी ना मुझे कोई स्यू करेगा। दूसरा, मेमोरेंडम सर एक आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो हम मान के चलेंगे कि पब्लिक इंस्पेक्शन करेगी, मांगेगी तो देना पड़ेगा, इनफैक्ट सबके वेबसाइट्स पर होता है। देयरफॉर जो भी डील कर रहा है कंपनी के साथ माना जाएगा कि उसको कंपनी के पावर्स के बारे में पता है। If in spite of this you enter into a transaction which is ultra virus, you cannot enforce against the company। उसके बाद भी आपने कोई काम ऐसा करा जो कि अल्ट्रा वायरस द कंपनी, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस द पावर ऑफ द डायरेक्टर तो शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्टर ने कुछ गलत करा, शेयर होल्डर के पास रेटिफिकेशन का ऑप्शन है, पर अगर आपने कुछ अल्ट्रा वायरस कर लिया जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अगेंस्ट है तो आप अनैनिमस रिजोल्यूशन भी पास करा लो, 100% भी वोट ले लोगे तो भी पास नहीं होगा। केस लॉ विल बी डिस्कस इन सेपरेट केस लॉ लेक्चर। चलिए सर, तो सर सिंपल सी बात समरी बता रहा हूं मैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की। कभी भी एक्ट परफॉर्म होता है जो कि ऑथोराइज नहीं है ऑब्जेक्ट है मेमोरेंडम से, वो अल्ट्रा वायरस है, नल है, वॉइड है, ना कंपनी केस करेगी ना कोई कंपनी पे केस करेगा। कोई भी केस अल्ट्रा वायरस द कंपनी है वो रेटिफाई नहीं होगा, अगर आप अनैनिमस कंसेंट 100% कंसेंट दे दो तो भी नहीं होगा। हाउएवर अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स है तो वो रेटिफाई कर सकते हैं, आर्टिकल्स को रेटिफाई करके कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर है शेयर होल्डर सुधार सकते हैं। मेमोरेंडम के अगेंस्ट कुछ करा, नल एंड वॉइड। आर्टिकल्स के कुछ अगेंस्ट करा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टर ने कुछ अगेंस्ट कर दिया, डायरेक्टर्स की पावर के तो शेयर होल्डर्स के पास पावर है सुधारने की, उस एक्ट को रेटिफाई करने की, कंपलसरी नहीं है, पावर है, चाहे तो कर सकते हैं। आर्टिकल्स की बात करें सर तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी क्या होते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जनरल फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स हैव बीन समड अप इन द केस लॉ। ये केस लॉ मैं बताता हूं, आर्टिकल्स की पावर इस केस लॉ के थ्रू ही था। ये एशबेरी कैरेज वर्सेस रिचेस का केस लॉ है। आर्टिकल सबसे पहले पार्ट करते हैं सब्सिडरी टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम से जुड़े हुए कौन है, आर्टिकल है। दे एक्सेप्ट मेमोरेंडम एज द चार्टर, मेमोरेंडम को चार्टर मानते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसके हिसाब से अपन फ्रेम हो जाते हैं। आर्टिकल ड्यूटीज डिफाइन करते हैं, राइट्स एंड पावर्स गवर्निंग बॉडीज की बताते हैं, मोड एंड फॉर्म इसमें बिजनेस कैरी होना चाहिए वो भी कौन बताता है, आर्टिकल्स बताते हैं। कंटेंट एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। आर्टिकल में वो सारे मैटर्स होते हैं जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। हाउएवर कंपनी में आल्सो इंक्लूड्स एडिशनल मैटर्स जो मैनेजमेंट को नेसेसरी लगते हैं। आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस होते हैं। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी को बचाने के लिए इंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस होते हैं और वो ऑल्टर तभी कर सकते हैं
दे आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन द एप्लीकेबल, जनरल केसेस में नहीं कर सकते, करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्टमेंट, द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्टमेंट शैल बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी या बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स। इंटरेस्टमेंट के प्रोविजन कंपनी फॉर्म करो तब डाल दो, या फिर बाद में अमेंड करो आर्टिकल्स और डालो। प्राइवेट कंपनी के केस में सारे के सारे मेंबर्स अप्रूव करना चाहिए, और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, यानी 3/4 हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब यहाँ पे 75% और यहाँ पर ऑल मेंबर्स। 75% मत लिखना, 3/4 मत लिखना, स्पेशल रेजोल्यूशन का समझने के लिए। नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर इंटरेस्टमेंट प्रोविजन, जब भी हम इंटरेस्टमेंट प्रोविजन फॉर्म करते हैं या चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं, रजिस्ट्रार को नोटिस देना है। फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स टेबल FG/HI/J में दिया है, एज में बी एप्लीकेबल, इससे डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। और मॉडल आर्टिकल्स हैं, आप पूरे के पूरे एज इट इज ऑप्ट कर लो, या आपको कुछ उठाना है तो उठा लो। और कंपनी जो रजिस्टर हुई इस एक्ट के बनने के बाद उसको अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करना है। मॉडल आर्टिकल्स के हिसाब से बना सकते हो, अपने नए आर्टिकल्स बना सकते हो। वेरी जनरल पॉइंट्स, मेमोरेंडम के पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लास्ट कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 13 का डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। सबसे पहला MOA कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बताता है, और AOA रूल्स रेगुलेशंस बताता है। किसका? इंटरनल मैनेजमेंट का। रिलेशनशिप, MOA बताता है कंपनी की आउटसाइड वर्ल्ड से क्या संबंध है, AOA बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। MOA अमेंड नहीं होते हैं, ऑल्टर नहीं होते हैं, सर्टेन केसेस में होते हैं, और करने के लिए रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ती है, ट्रिब्यूनल से। आर्टिकल्स अमेंड कर सकते हो जस्ट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स है वो वॉइड है, 100% कंसेंट दे देगा कोई तो भी नहीं सुधरेगा। बट अगर कोई एक्ट है वो अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर पास करके सुधार सकते हैं, प्रोवाइडेड वो मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं हो। दिस वॉज अ ब्यूटिफुल लेक्चर ऑन कंपनीज एक्ट 13। कंपनीज एक्ट 13 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। पिछले 8 बार में से लगभग 7 बार या 8 बार हमेशा इसका क्वेश्चन आया। वेटेज 13 मार्क्स। जब भी आपको कंपनीज एक्ट 13 रिवाइज करना है, सर आप कुछ मत करो, ये वाला लेक्चर खोलो, 1.5 आवर जो भी इसका ड्यूरेशन है उस लेक्चर को सुनो। सुनने के बाद आप कंपनीज एक्ट के नोट्स लेके बैठो, या हैंड रिटन नोट्स। ट्रस्ट मी, आपको 1.5 से 2 घंटा मैक्स साइट पर क्यूमुलेटिव रिवीजन करते करते पूरा एक्ट एक गो में याद हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपके रिवीजन बढ़ जाएंगे तो ये वाला टाइम धीरे 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 कम होने लगेगा, और एग्जाम तक आप अपने आप 1 घंटे पे आने लग जाओगे। जिसको एक नॉर्मल स्टूडेंट को याद करने में कम से कम पूरा दिन चाहिए, वो हम 1 घंटे में पूरा प्रिसाइजली याद कर लेंगे, क्योंकि हमने उसको फ्रेम ही इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, we'll be solving separately all the question and answers of Companies Act 13 in the different lectures, and we have been uploaded lectures on case laws also। तो पूरे केस लॉ के ऊपर एक लेक्चर है, प्लीज आप वहां से सारे केस लॉज पूरे कंपनीज एक्ट के, इनफैक्ट पूरे सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के कवर अप कर सकते हो। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स in the various groups that you are using in the Telegram, WhatsApp, anywhere, so that this lecture could reach to maximum students and it could benefit for all possible students. Chaliye, thank you so much and all the best for your exams.